नमस्कार। आज हम जल प्रबंधन के एक अहम पर अक्सर जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है उस पहलू पर बात करेंगे। ये है स्रोत से समुद्र तक यानी सोर्स टू सी का नजरिया। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख और शोध हैं और देखिए टाइमिंग भी कितनी सही है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया है और ये क्रायोस्फीयर विज्ञान पर कार्रवाई के दशक मतलब 2025 से 2034 उसकी शुरुआत भी है। क्रायोस्फीयर यानी पृथ्वी के जमे हुए हिस्से। हाँ, और इसमें एक और दिलचस्प बात जुड़ती है। 2025 जो है वो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान दशक जो 2021 से 2030 तक है उसका मध्य बिंदु भी है। अच्छा, तो एक तरफ पहाड़ ग्लेशियर, दूसरी तरफ महासागर। बिल्कुल, दूर लगते हैं पर जुड़े हुए हैं। हाँ, एक अदृश्य धारा है इनके बीच। सही कहा। और यही जुड़ाव आज हमारी चर्चा का केंद्र है। कैसे पहाड़ों का स्वास्थ्य हमारे समुद्रों से जुड़ा है और क्यों हमारा जो पारंपरिक जल प्रबंधन है वो इसे अक्सर देख नहीं पाता। तो ये स्रोत से समुद्र तक या S2S नजरिया ये आखिर है क्या? इसकी शुरुआत क्या वो 2012 की मनीला घोषणा से मानी जाती है? हाँ, कह सकते हैं। इसका जो मूल विचार है वो बहुत सीधा है। जमीन, मीठा पानी मतलब नदियां, झीलें, भूजल और समुद्री सिस्टम, ये सब अलग अलग नहीं है। ये कंटिन्यूअस व्यवस्था का हिस्सा है। तो पहाड़ों या नदियों में जो कुछ भी होता है, मान लीजिए बांध बना, पानी का रास्ता मोड़ा, प्रदूषण हुआ, हाँ, उसका सीधा असर नीचे मतलब तटों और समुद्रों पे पड़ता है। पर होता क्या है कि पारंपरिक प्रबंधन इन्हें अलग अलग देखता है। नदी का मैनेजमेंट अलग, समुद्र का अलग। अच्छा, तो पूरी तस्वीर नहीं दिखती। बिल्कुल, पूरी तस्वीर गुम हो जाती है। तो मतलब ये हुआ कि जैसे नदी के ऊपरी हिस्से में कोई काम हो रहा है, मान लीजिए खेती के लिए पानी ले रहे हैं या कोई फैक्ट्री कचरा डाल रही है। हाँ, उसका असर हजारों किलोमीटर दूर तट पर जो मछुआरे हैं हाँ, या वहां का जो समुद्री जीवन है उस पर पड़ सकता है। ये तो हम सोचते नहीं अक्सर। बिल्कुल। इसी पूरी सोच की जरूरत को समझते हुए स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट मतलब SIWI। हाँ, SIWI वो तो काफी जाना माना नाम है जल प्रबंधन में। हाँ, तो उन्होंने 2014 में एक एक्शन प्लेटफॉर्म शुरू किया था और अब जनवरी 2025 से इसकी मेजबानी IUCN कर रहा है, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। ओके। और इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का एक कार्य समूह था, उसने भी यही कहा था कि पानी का जो पारंपरिक बंटवारा है ना, नदी, झील, भूजल, समुद्र, इसे छोड़ना होगा। हमें एक एकीकृत सामाजिक पारिस्थितिक नजरिए से देखना होगा। ये बात तो समझ आती है। अब भारत के लिहाज से देखें तो ये दृष्टिकोण इतना जरूरी क्यों हो जाता है? यहाँ तो पानी की अपनी चुनौतियां हैं, कमी, प्रदूषण, असमानता। स्थिति वाकई गंभीर है। देखिए, नीति आयोग का 2018 का एक अनुमान था कि लगभग 60 करोड़ भारतीय 60 करोड़? हाँ, 60 करोड़ लोग गंभीर जल तनाव झेल सकते हैं और इससे देश की GDP को मतलब सकल घरेलू उत्पाद को 6% तक का नुकसान हो सकता है। 6% GDP? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI वो भी भारत को उन देशों में रखता है जहां पानी का तनाव बहुत ज्यादा है। ये तो चिंता की बात है। और प्रदूषण का क्या हाल है? क्या ये सिर्फ कुछ बड़ी नदियों तक ही सीमित है? नहीं, दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। ये समस्या काफी फैली हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB उसने 2022 में ही 279 नदियों के किनारे 311 प्रदूषित हिस्से पहचाने थे। 311? हाँ, और सोचिए देश में रोजाना करीब 1.7 लाख टन ठोस कचरा पैदा होता है। बाप रे। और उसका सिर्फ 53% ही ट्रीट हो पाता है, उपचारित होता है। बाकी का एक बड़ा हिस्सा वो कहीं ना कहीं हमारे पानी के स्रोतों में या फिर बहते बहते समुद्र में ही जा रहा है। तो ये भी एक तरह का स्रोत से समुद्र तक सफर हो गया कचरे का। बिल्कुल, पर एक नकारात्मक सफर। ये तो हुई सतही पानी की बात, नदियां, झीलें। लेकिन जमीन के नीचे का क्या? मतलब भूजल, सुना है उसका भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, ये एक और बहुत बड़ी चिंता का सबब है। भारत औसतन अपने भूजल का मतलब जो उपलब्ध है उसका 60.5% इस्तेमाल कर लेता है। 60% से ज्यादा? हाँ, पर कुछ राज्य हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वहां तो ये 100% से भी ज्यादा है। मतलब जितना रिचार्ज होता है
उससे ज्यादा निकाल रहे हैं। तो वो तो सस्टेनेबल नहीं हुआ फिर। बिल्कुल नहीं। और नतीजा ये है कि लगभग चौथाई मतलब 25% जो भूजल इकाइयां हैं देश में, वो या तो अतिशोषित हैं या गंभीर श्रेणी में है। और हमारी निर्भरता कितनी है भूजल पर? बहुत ज्यादा। 60% से ज्यादा जो सिंचित खेती है वो भूजल से होती है। और पीने का जो पानी है गांव में, शहरों में, उसका करीब 85% भूजल से आता है। ओह, तो ये तो हमारी जीवन रेखा एक तरह से। हाँ, और इन सब समस्याओं का एक बड़ा कारण, जैसा हमने पहले कहा, वो खंडित सोच है। पानी को हमने राज्यों की सीमाओं में बांट दिया, जबकि नदी तो कोई सीमा नहीं मानती। नदी नहीं मानती। और फिर स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, इनके बीच तालमेल की भी कमी दिखती है। तो वो जो पूरी S2S वाली तस्वीर है, वो किसी एक के सामने होती ही नहीं। तो फिर क्या भारत की जो नीतियां हैं वो अब इस S2S नजरिए को अपना रही हैं? राष्ट्रीय जल नीतियां तो काफी समय से हैं। 1987 से समितियां भी बनी, जैसे 2019 में जल शक्ति मंत्रालय ने बनाई थी। समितियां भी हैं, ये सही है, पर उनमें S2S का जो स्पष्ट जिक्र या एकीकरण होना चाहिए, वो शायद अभी उतना मजबूत नहीं है। लेकिन कुछ उम्मीद की किरणें दिखती हैं। 2 केस स्टडीज पर काम चल रहा है जहां S2S नजरिए को लागू करने की कोशिश हो रही है। अच्छा। एक दिल्ली के जल निकायों में पोषक तत्वों के प्रबंधन पर है, और दूसरा गंगा बेसिन में जो मानवीय बसावट है और S2S परिदृश्य है, उनके जुड़ाव पर। तो शुरुआत हो रही है, भली छोटे स्तर पर। हाँ, शुरुआत हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सतत विकास लक्ष्यों SDGs को जोड़कर देखना होगा। खासकर लक्ष्य 6 जो साफ पानी और सफाई की बात करता है। हाँ, SDG 6। और लक्ष्य 14 जो समुद्री जीवन से जुड़ा है। इन दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते। मतलब पानी और समुद्र दोनों जुड़े हैं। बिल्कुल। और इसमें भी खास तौर पर लक्ष्य 6.5 जो एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन IWRM की बात करता है, और लक्ष्य 14.1 जो जमीन से होने वाले समुद्री प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य रखता है। इन दोनों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। इसके लिए तो फिर सभी को साथ आना होगा, वैज्ञानिक, सरकारें, समुदाय। हाँ बिल्कुल, सभी हितधारकों को साथ लाना होगा। विज्ञान और नीति के बीच जो दूरी है उसे कम करना होगा और नए एकीकृत समाधान खोजने होंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि पानी जो है वो एक बहता हुआ जुड़ा हुआ सिस्टम है, पहाड़ की बर्फ से शुरू होकर समंदर की गहराई तक। और अगर हमें इसे बचाना है, इसका सही इस्तेमाल करना है, तो इस पूरी यात्रा को हमें एक साथ देखना होगा, टुकड़ों में नहीं। बिल्कुल सही कहा। ये जो स्रोत से समुद्र तक का नजरिया है, ये सिर्फ कोई किताबी विचार नहीं है। ये पानी की सुरक्षा और सतत विकास के लिए एक बहुत जरूरी व्यावहारिक बदलाव है, खासकर भारत जैसे देश के लिए, जहां पानी का मुद्दा इतना जटिल भी है और इतना महत्वपूर्ण भी। और चलिए जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरा सोचिए, हम अपने स्तर पर, चाहे वो हमारा स्थानीय समुदाय हो या हम एक व्यक्ति के तौर पर, ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे पानी के स्रोत से समुद्र तक के अटूट सफर के प्रति थोड़ी और जागरूकता बढ़े, थोड़ा और सम्मान बढ़े? इस पर जरूर सोचिएगा।